बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 20 से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए जैसे कि हम जानते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं विरासती मादे को। ऐसा मादा जो एक जनरेशन से दूसरी के पास जा सके, जो एक नस्ल से गुज़र के दूसरी नस्ल के पास जाए, इसे हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने यही देखना है, क्या डीएनए वाकई ही हेरिडिटी मटेरियल है, क्या डीएनए वाकई ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास जाता है। माजी के अंदर कई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और वही एक्सपेरिमेंट हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। पहला एविडेंस जो प्रोवाइड किया गया वो ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने प्रोवाइड किया। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो है ये स्ट्रिप्टोकोकस नेमोनाई के ऊपर काम कर रहा था। स्ट्रिप्टोकोकस नेमोनाई एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। आपने याद रखना है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म है जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो इससे पता ये चला कि स्ट्रिप्टोकोकस नेमोनाई जो कि एक बैक्टीरिया है जिसका पुराना नाम नोमोकोकस है, ये बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता था। इसकी दो स्ट्रेन फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने स्टडी की। पहली वेरुलेंट स्ट्रेन थी और दूसरी म्यूटेंट स्ट्रेन थी। वेरुलेंट कहते हैं जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट रखता है, और म्यूटेंट स्ट्रेन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज था, इसके अंदर म्यूटेशन थी एज़ कम्पेयर टू वेरुलेंट स्ट्रेन। वेरुलेंट स्ट्रेन को एस फार्म कहा जाता है। याद रखना है, एस फार्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि कल्चर मीडियम के ऊपर जब इसे ग्रो करवाया गया तो इसने स्मूथ कॉलोनीज़ बनाई। इन स्मूथ कॉलोनीज़ बनाने की वजह से इसे एस फार्म कहा गया। उसके बाद इसके ऊपर एक एडिशनल स्ट्रक्चर मौजूद था। ये एडिशनल स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड कोड या कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक कोड था। दूसरी तरफ जब आर फार्म की बात करें तो इसे भी आपने याद रखना है। आर फार्म को आर फार्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कल्चर मीडियम के ऊपर इसे ग्रो करवाया गया तो इसने रफ़ कॉलोनीज़ बनाई। इसके ऊपर कोई भी एडिशनल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, यानी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड का बना हुआ कोट आर फार्म के ऊपर मौजूद नहीं था। इस वेरुलेंट स्ट्रेन यानी स्ट्रिप्टोकोकस नेमोनाई जो कि बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता है, इसकी दोनों स्ट्रेन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। पहली जो स्ट्रेन थी एस फार्म, ये वेरुलेंट है। जब माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया गया तो ये माइस जो है वो डाई कर गया ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। उसके बाद जो आर फार्म है ये नॉन वेरुलेंट है, इसके ऊपर कोई भी पॉलीसेकेराइड कोड मौजूद नहीं है। जब माइस के अंदर इसे इंजेक्ट करवाया गया तो नो साइन ऑफ इलनेस, तो जो माइस है इसके अंदर बीमारी पैदा करने की कोई भी साइन और सिम्टम नहीं आई। तो हमारे जहन के अंदर जो बात आई वो ये थी, बात क्या थी कि जो पॉलीसेकेराइड कोड है चूँकि वो एस फार्म के पास है तो लगा यही जो ज़ाहरली या अपेरेंटली कि ये पॉलीसेकेराइड कोड जो है ये बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर टॉक्सिक इफ़ेक्ट मौजूद है जिसने माइस के अंदर ब्लड पॉइजनिंग करवाई और माइस की डेथ हो गई। लेकिन कन्फर्मेशन अभी भी मौजूद नहीं थी। मज़ीद एक्सपेरिमेंट दरकार थे। क्या वाकई ही पॉलीसेकेराइड कोड एक जनरेशन से अगली जनरेशन की तरफ जाता है, या इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन है या बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाएगा। इस चीज़ को मज़ीद कन्फर्म करने के लिए और एक्सपेरिमेंट किए गए। इनमें से एक इंजेक्टेड डेड एस फार्म, सारी की सारी एस फार्म को जो है वो उसकी डेथ करवा दी। डेथ करवाने के बाद जब माइस के अंदर इसे इंजेक्ट करवाया, माइस रिमेन हेल्थी, तो इस डेड एस फार्म की वजह से कोई भी बीमारी नहीं आई। तमाम के तमाम जो हमारे पास माइस थे वो हेल्थी रहे। एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ जिसमें डेड वेरुलेंट एस फार्म ली गई और लिविंग आर कोटलेस फार्म ली गई। इन दोनों फार्म्स का एक मिक्सचर बनाया गया। ये मिक्सचर इंजेक्ट किया माइस के अंदर। जब माइस के अंदर इंजेक्ट आया तो रिज़ल्ट हमारे पास शॉकिंग थे। क्या रिज़ल्ट आया? सम माइस डाइड ऑफ ब्लड पॉइजनिंग। जबकि इस मिक्सचर के अंदर एस फार्म डेड थी, लेकिन फिर भी जो माइस है वो ब्लड पॉइजनिंग की वजह से डाई कर गई। और ऐसी माइस जो डाई की, इसके ब्लड से एस फार्म जो है वो दोबारा मिली, और इस एस फार्म के ऊपर जो सरफेस प्रोटीन करैक्टर थे वो आर फार्म के थे। यानी अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो एस फार्म का था
और बाहर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर था वो आर फार्म का था और ये कोटलेस एस फार्म थी, यानी जो लिविंग एस फार्म मिली उसके ऊपर कोई भी पॉलीसेकेराइड कोड मौजूद नहीं था। तो हमारी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि पॉलीसेकेराइड कोड ट्रांसफ़र होता है, ये दूर हो गई। यानी इस चीज़ से ये बात कंफर्म हो गई कि पॉलीसेकेराइड कोड जो है वो बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता और ना ही ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाता है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है, चाहे वो जेनेटिक मटीरियल है या प्रोटीन है, जो अगली जनरेशन की तरफ जाती है। तो इसे कंफर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की टर्म दी गई। ट्रांसफॉर्मेशन आपने ट्रांसपोर्ट से याद रखना है। ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन है किसी एक सेल का जेनेटिक मटेरियल जब दूसरे सेल के पास जाता है और रेसिपिएंट सेल यानी जो सेल उसे रिसीव करता है उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर देता है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हमने कंफर्म करना है कि वाकई ही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक मटेरियल की होती है, वो डीएनए या आरएनए की होती है। इसे कंफर्म करने के लिए मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए गए और ये एक्सपेरिमेंट किसने किए? इनमें पहला साइंटिस्ट था ऑसवाल्ड, एवरी, कॉलन मैक्लॉयड, मैक्लाइन मैकर्टी। ये आपने तीनों नाम याद रखने हैं, ऑसवाल्ड, एवरी, कॉलन मैक्लॉयड और मैक्लाइन मैकर्टी। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। इन्होंने एस डेड फार्म और आर लिविंग फार्म का एक मिक्सचर बनाया। मिक्सचर बनाने के बाद इस मिक्सचर के अंदर जितनी भी प्रोटीन थी, यानी स्ट्रिप्टोकोकस नेमोनाई के अंदर जितनी भी प्रोटीन थी, पॉसिबिलिटी क्रिएट की कि वो सारी की सारी प्रोटीन इससे निकाल ली जाए और अप्रॉक्सीमेटली 99.98% प्रोटीन इस मिक्सचर से निकाल ली गई। लेकिन फिर भी देखा गया जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी है स्टिल अकर, वो फिर भी हो रही थी। यानी कोई मालिक्यूल ऐसा था इसके अंदर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर मुंतकिल हो रहा था। और इस मुंतकली को स्टडी करना इसलिए भी इजी था क्योंकि मिक्सचर के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं। आपको पता है कि बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर डिवाइड करता है, यानी 20 मिनट के अंदर अपनी अगली जनरेशन बना लेगा। तो इसलिए इसे स्टडी करना आसान हुआ कि कोई चीज़ इसके अंदर ज़रूर मौजूद है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जा रही है। उसके बाद मज़ीद कन्फर्म करने के लिए कि कौन सी चीज़ है, यानी यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं, तो इसने डीएनए एंजाइम, ये वाला एंजाइम डीएनएज एंजाइम इस्तेमाल किया। इसने डाइजेस्ट कर दिया इस स्ट्रिप्टोकोकस नेमोनाई के अंदर जो डीएनए था। जब डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी भी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कोई भी मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ नहीं गया। तो इससे हमें पता चला कि ऐसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाता है वो डीएनए कहलाएगा। तो इससे साबित हुआ कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, यानी डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाता है। अब मज़ीद कन्फर्मेशन की ज़रूरत थी। मज़ीद कन्फर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट किया एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज़ ने, ये आपने याद रखना है। और ये एक्सपेरिमेंट 1952 के अंदर परफॉर्म किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बैक्टीरियोफेज लिया गया जिसे T2 कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं पहले ही, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया ईटर है, वो बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। तो इसके अंदर 2 आइसोटोप इस्तेमाल किए गए, एक सल्फ़र 35 आइसोटोप इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इस आइसोटोप को जो कि सल्फ़र 35 है, इसे अटैच किया गया, लेबल किया गया बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन के साथ। और इस बैक्टीरियोफेज को अलाउ किया गया कि वो इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया को। जब इसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो बैक्टीरिया के अंदर चला गया, लेकिन इसकी जो प्रोटीन बॉडी है वो सरफेस के ऊपर ही रही। अब इसे एगिटेट किया गया, इसे हिलाया गया ताकि ये जो प्रोटीन है इसकी सरफेस से उतर जाए। जब बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चरल प्रोटीन उतर गई तब बैक्टीरिया को स्टडी किया गया। बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर ऐसा आइसोटोप जो प्रोटीन के साथ लेबल किया था यानी S35 वो मौजूद नहीं था। तो इससे ये बात मज़ीद कन्फर्म हो गई कि प्रोटीन जो है वो अगली जनरेशन के अंदर नहीं जाती, बल्कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ मूव करता है।
तो इससे मज़ीद जो एविडेंस मिला कि डीएनए वाकई ही एक हेरिडिटी मटीरियल है। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, फास्फोरस चूँकि डीएनए के अंदर मौजूद होता है तो फास्फोरस का आइसोटोप यानी P32 इन्होंने जो है वो डीएनए के साथ अटैच किया। इस बैक्टीरियोफेज को अलाउ किया कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। जब इन्फेक्ट करने के बाद इस बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया। इस डीएनए को जब स्टडी किया तो पता चला इस डीएनए के अंदर वो आइसोटोप मौजूद है जिसे हम P32 कहते हैं। तो मज़ीद कन्फर्मेशन आ गई कि डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाता है, ना कि प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड कोड। और इस टॉपिक के अंदर हमने यही देखना था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाता है। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो गई कि वाकई ही डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। और अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो आप सुजेस्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।